So good evening everyone. Last lecture we have completed discussion about motion in a plane, जिसमें हमने बेसिकली डिस्कशन किया था अबाउट मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का, देन मोशन इन ए प्लेन का, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन का एंड कुछ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स का डिस्कशन करके वर्कशीट सॉल्व करके रेगुलर टेस्ट कंप्लीट की थी। एवरीबडी हैव गिवन टेस्ट, अच्छा स्कोर भी आ गया है टेस्ट में। So from today we have to start discussion about next topic which is very important from 11th part, that is laws of motion. Laws of motion. अब बेसिकली लॉज ऑफ मोशन ये टॉपिक है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा, देखो कि जैसे इससे पहले का टॉपिक था मोशन इन ए प्लेन, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। यानी दोनों भी टॉपिक का जो डिस्कशन का हमारा बेसिक आइडिया है वो कौन है, मोशन ही है। मतलब लास्ट एंड ये दोनों टॉपिक में हमें सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो मोशन मतलब क्या था, लास्ट टॉपिक में भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि बॉडी की पोजीशन जो चेंज होती है उस चेंज होने वाले फिनोमिनन को बोला जाता है एज ए मोशन। अब ये पोजीशन मतलब क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इस मोशन को जो स्टडी करना है उसके लिए स्पेशल ब्रांच फिजिक्स की बोल दी थी, दैट वाज मैकेनिक्स। एंड इस मैकेनिक्स में हम वहां पे डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली हम मोशन को जो पढ़ते हैं तो उसको दो पार्ट में सेपरेट करके पढ़ते हैं। एक टॉपिक जहां पे हम मोशन के इफेक्ट्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जिसको अपन काइनेमेटिक्स बोलते हैं। एंड उसको छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट आता है जिसमें हम फोर्सेस के कॉजेस भी कंसीडर करेंगे। अब फोर्स का कॉज कौन होता है, सॉरी मोशन के कॉजेस भी डिस्कस करेंगे। अब मोशन का कॉज कौन होता है, रीजन कौन है मोशन का, फोर्स। जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी। मतलब फॉर एवरी टाइप ऑफ मोशन देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फॉर मेंटेन सर्कुलर मोशन देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन इन जनरल कोई भी मोशन अगर परफॉर्म हो रही है तो उस मोशन को परफॉर्म कराने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, या फिर मोशन में कुछ चेंजेस करने के लिए वहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज फोर्स। तो इस टॉपिक में हम मैकेनिक्स का काइनेमेटिक्स को छोड़ के जो पार्ट बचता है जिसको डायनामिक्स बोला जाता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डायनामिक्स का मतलब क्या होगा, डायनामिक्स का मतलब होगा स्टडी ऑफ मोशन विथ कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन। मतलब पढ़नी तो मोशन ही है। अब मोशन को पढ़ना मतलब क्या पढ़ना, वो हम लास्ट टॉपिक में पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मोशन को पढ़ना मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को पढ़ना। लेकिन इस टॉपिक में इस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के साथ, ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को नहीं पढ़ेंगे, उनके साथ यहाँ पे मोशन परफॉर्म होने के लिए जो रीजन होता है, कॉज होता है, उसको कंसिडर करके हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, यानी इन जनरल हमारा जो टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, इसमें हमें जो डिस्कशन करना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा फोर्स का। यानी कि लॉज ऑफ मोशन में हमें जो फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी वो रहेगी फोर्स। अब ये फोर्स एंड उसके सराउंडिंग में, उससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन इस टॉपिक में चलने वाला है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली हमने क्या किया है, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया। अब फोर्स के अप्लाई होने से वो बॉडी क्या कर रही है, मोशन परफॉर्म कर रही है। अब मोशन परफॉर्म होगी मतलब सबसे पहले बॉडी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अप्लाइड फोर्स की वजह से बॉडी का होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनको कंबाइनली डिस्कस करने के लिए हमें और एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, दैट इज वर्क। यानी हम फोर्स को अगर स्टडी कर रहे हैं, फोर्स को अगर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये फोर्स के साथ हमें वर्क को भी स्टडी करना पड़ेगा, वर्क को भी डिस्कस करना पड़ेगा। अब ये वर्क मतलब क्या होता है इसके ऊपर भी आएंगे। यानी कि देखो फिर से एक बार कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा फोर्स के ऊपर। लेकिन फोर्स के बारे में हमें समझ में आ गया अभी अभी कि बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी विल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, दैट्स व्हाई वर्क वहां पे हो रहा है, व्हिच इज गिवन बाय W इज इक्वल्स टू F इनटू D। अब ये वर्क कब होता है, वर्क करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कब वर्क हो सकता है, चलो बोल सकता है कोई, वर्क करना है हमें कहीं पे, तो वो वर्क कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है। वर्क करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए,
एनर्जी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी का मतलब ही क्या होता है? एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी जो वर्क होने वाला है उसको करने की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसी को अपन एनर्जी बोलते हैं। यानी कि देखो क्या हो रहा है कि जब अपन फोर्स पढ़ेंगे तो फोर्स आया मतलब वहां पे उसके साथ वर्क आएगा, वर्क आ गया तो वर्क करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होगी? एनर्जी आएगी। एंड ये एनर्जी जो वर्क करेगी उसका रेट अगर अपन कंसीडर करेंगे तो उसके साथ में उसके रेट को कंसीडर करने के लिए हम यहाँ पे और एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर देंगे, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वो बन जाएगा पावर। यानी जहां कहीं पे भी हम फोर्स को पढ़ते हैं, फोर्स के साथ में हमें वर्क पढ़ना पड़ता है। जहां पे वर्क आता है, वर्क के साथ अपन एनर्जी पढ़ते हैं। जहां पे एनर्जी आ रही है, एनर्जी की वजह से वर्क हो रहा है, एंड होने वाले वर्क का रेट मतलब हमें पावर को भी डिस्कस करना पड़ेगा। ये हो गया एक पार्ट। अभी कंडीशन क्या होता है, देखो कि नेचर में जब हम सराउंडिंग में कोई भी चीज देख रहे हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होते टाइम वो बॉडी मोशन में सेट होती है, एंड मोशन में सेट होने के बाद वो बॉडी क्या करती है, अपनी मोशन की वजह से सराउंडिंग के ऊपर कुछ इंपैक्ट करती है। तो उसका जो इंपैक्ट होता है बॉडी का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में अभी एक चौक है, मैं अगर विंडो के ऊपर इसको फेंक के मारूंगा तो विंडो का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर चौक को रिप्लेस करके मैं मोबाइल लूंगा और मोबाइल को फेंक के मारूंगा विंडो के ऊपर, तो उसके बाद क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी सेम रखी मैंने, लेकिन फिर भी सेकंड केस में विंडो ब्रेक हो जाएगी। ग्लास की विंडो है इसलिए ब्रेक हो जाएगी। यानी कि देखो दोनों की वेलोसिटी सेम थी, लेकिन फिर भी वहां पे जो इंपैक्ट हुआ है सराउंडिंग के साथ में वो डिफरेंट है। एंड वो इंपैक्ट जो है उसका रीजन वही है, फोर्स। लेकिन ये इंपैक्ट कंसीडर करने के लिए हम फोर्स की वजह से एक्ट होने वाली और एक क्वांटिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको पढ़े बिना हम फोर्स को पढ़ नहीं सकते। तो ये बनता है हमारे लिए लीनियर मोमेंटम। अभी लीनियर मोमेंटम आ गया। अब लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है? इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। तो अगर हमें फोर्स पढ़ना है, वर्क पढ़ना पड़ेगा, एनर्जी पढ़नी पड़ेगी, पावर पढ़नी पड़ेगी, लीनियर मोमेंटम को पढ़ना पड़ेगा। ये हो गई इन जनरल केस। लेकिन उसके बाद में अगर हम आगे देखेंगे तो नेचर में कुछ इंटरेक्शन ऐसे होते हैं कि जहां पे फोर्स के अप्लाई होने से बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती है, उसी पोजीशन पे बॉडी रोटेट होती है। एंड बॉडी को रोटेट कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, एक एक फोर्स की जगह पे दो दो फोर्स आते हैं, जिसको अपन कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं, या फिर एक सिंगल फोर्स जो फिक्स एक्सिस के अबाउट एक्ट होगा तो बॉडी को रोटेट करता है। वो भी सिचुएशन यहाँ पे आती है। तो ये दोनों केस में फॉर्म होता है टॉर्क। अब ये टॉर्क मतलब कुछ अलग केस नहीं है, वही है जो फोर्स में होता है। बस डिफरेंस ये है कि हमने जो मोशन इन ए प्लेन में मोशन की जितनी सारी केसेस पढ़ी थी, उस मोशन को रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता है। लेकिन आगे जाके हम 12th के सिलेबस में पहला टॉपिक पढ़ेंगे रोटेशनल डायनामिक्स, जिसमें हमारे लिए जो बॉडी होगी वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी, एंड उस बॉडी को रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा टॉर्क। यानी फोर्स पढ़ना है तो हमें लीनियर मोमेंटम भी पढ़ना पड़ेगा, एंड ये फोर्स की स्पेशल केस है, ये टॉर्क भी पढ़ना पड़ेगा। एंड ये टॉर्क की केसेस समझने के लिए हमें वहां पे एक कंसेप्ट आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेंटर ऑफ मास, ये पढ़नी पड़ेगी। एंड लीनियर मोमेंटम अगर डिफरेंट बॉडीज का स्टडी करना है तो उससे रिलेटेड हमें जो डिस्कशन है अबाउट कोलिजन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। अब मोशन के लॉ पढ़ने हैं, मोशन का बिहेवियर पढ़ना है, तो उसके लिए मोशन का कॉज पढ़ना पड़ेगा। मोशन का कॉज मतलब आता है फोर्स, लेकिन फोर्स को पूरी तरह से समझने के लिए उसके साथ सप्लीमेंटरी हमें ये सारी क्वांटिटीज पढ़नी पड़ेगी। इसलिए हमारा जो टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, ये सारी कंसेप्ट को कंबाइन करके बनता है। यानी कि अब क्लियर हो गया, हमें इस टॉपिक में मतलब लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करना है अबाउट किसके अबाउट? पहले तो फोर्स के अबाउट। अब ये फोर्स के अबाउट जब भी डिस्कशन आएगा उसके पीछे एक ही नाम आएगा, दैट इज न्यूटन। क्योंकि फोर्स के बारे में जितनी सारी इंफॉर्मेशन हमें स्टार्ट में बोली गई थी, जितने सारे नेचर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं न्यूटन है। तो हम सबसे पहले फोर्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। अब न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के बाद हमें एक्चुअल में फोर्स लगता क्यों है, फोर्स एक्ट होने से होता क्या है, फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, और वो नेचर के साथ मतलब सराउंडिंग के साथ बिहेव कैसे करता है, इसका एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। एक बार ये आइडिया हमें मिल गया, फिर हम क्या करेंगे कि नेचर में जो हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हमसे पहले जो फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो वहां पे डिस्कशन में पॉइंट्स आएंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, और फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कौन से होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो फोर्सेस के बेसिक टाइप होते हैं, कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस है, कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, कुछ कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, कुछ रियल फोर्स है, कुछ स्यूडो फोर्स है। तो ये सब क्या होता है वो सारा डिस्कशन हम फोर्स रिलेटेड करने वाले हैं। एंड एक बार यहाँ पे ये फोर्स का बेसिक आइडिया आ गया, फिर जो बॉडी जो सिस्टम मोशन में होती है उस मोशन वाले बॉडी का एक्सेलरेशन हो या फिर टेंशन हो या फिर कोई फोर्स हो, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे जो बेसिक पार्ट पढ़ते हैं उसको अपन अप्लाई करते हैं। तो ये पूरा फोर्स एंड रिलेटेड पार्ट का डिस्कशन हम फर्स्ट हाफ में करेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है अबाउट वर्क। तो वर्क के अबाउट डिस्कशन करते टाइम बेसिक्स जो है वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड वो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए वर्क से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि नेचर में जो वर्क होता है वो हर बार वेरिएबल फोर्स की वजह से होता है। तो वेरिएबल फोर्स क्या होता है, उसकी वजह से होने वाला वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्राफिकल मेथड कौन सी है, एनालिटिकल मेथड कौन सी है, देन वर्क डन से, वर्क करने से एनर्जी में कैसे चेंज होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा, जिसमें थोड़ा एनर्जी का भी इंट्रोडक्शन आएगा। मोशन है तो मोशन से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे अबाउट काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे, तो एनर्जी वर्क आ गया, तो पावर का कुछ कंटेंट हमारे टॉपिक में नहीं दिया है लेकिन ये लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें कहीं कहीं पे पावर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये सारा पार्ट खत्म करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये वर्क से रिलेटेड एंड फोर्स रिलेटेड स्पेशल कंसेप्ट आएगी, जिसको अपन बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। फिर लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है वो मैं पहले ही बोला कि प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी है। फिर ये लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद में आएगा कोलिजन, कि दो बॉडी मोशन परफॉर्म करते टाइम एक दूसरे के साथ अगर कोलाइड हो रही है तो उनके कोलाइड होने से क्या होता है, तो हम वहां पे कोलिजन को डिस्कस करेंगे। फिर ये कोलिजन से रिलेटेड कुछ और बातें आएगी, इलास्टिक, इन इलास्टिक, देन हेड ऑन, देन नॉन हेड ऑन कोलिजन। उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये बेसिक पॉइंट्स जो है रिलेटेड टू कोलिजन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास, एंड ये सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड पूरा डेटा पढ़ने के बाद हम वहां पे टॉर्क को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड टॉर्क पढ़ने के बाद हम जाएंगे इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब एक सिंपल कंडीशन है जहां पे बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले, एक तो नेट फोर्स बोलो नहीं तो नेट टॉर्क बोलो, उनकी वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू 0 बनती है, जिसके वजह से बॉडी के ऊपर फोर्स का या फिर टॉर्क का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी टेबल पे मैंने यहाँ पे मोबाइल रख दिया है, तो मोबाइल टेबल पे रख दिया है, तो इसका इससे रिलेटेड मैं आपको दो स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि एक, मोबाइल अभी रेस्ट में जहां पे रखा था वहीं पे था, इसका मतलब नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द मोबाइल। या फिर मैं दूसरा स्टेटमेंट ऐसे बोल सकता हूं कि मोबाइल के ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि वहां पे जो नेट फोर्स है वो 0 बन रहा है, यानी कि मोबाइल इज इन इक्विलिब्रियम। तो कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट करेक्ट होगा, मोर करेक्ट होगा एंड एक्यूरेट होगा, फर्स्ट वन या सेकंड वन? सेकंड वन, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें मालूम है 101% कहीं पे भी कोई भी बॉडी है उसके पास मास होता है, एंड जिसके पास मास होता है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। तो हमने उसको टेबल के ऊपर रखा है, तो टेबल की नॉर्मल रिएक्शन उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल कर रही है, इसलिए मोबाइल के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स 0 बनता है, दैट्स व्हाई मोबाइल इज एट रेस्ट। ये बेसिक केस हो गई, एंड ये हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया। तो वन बाय वन इन सारी बातों का हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है, मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी का सिलेबस है वो कंबाइन करके हमें यहाँ पे एक ही टॉपिक में दिया है, ठीक है। सो लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट करना है हमें, तो बेसिक जाना पड़ेगा मैकेनिक्स के ऊपर। अब हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स वाला, जिसमें हम मोशन को पढ़ते हैं, इसकी एक बेसिक थ्योरी देखो कि यहाँ पे जो भी कंसेप्ट अपन पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट उसमें से सारी बेसिक जो कंसेप्ट है हिस्ट्री में सबसे पहले एक्सप्लेन की गई थी बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कुछ ना कुछ बातें रिलेटेड टू मोशन बोली थी। ये बात अलग है कि उसने जो बात बोली थी वो सारी की सारी बात में गलत थी, ये हमें समझ में आ गया, लेकिन उसने बोला था, ठीक है, ये उसका मतलब काम था, उसका क्रेडिट उसको देना पड़ेगा। फिर बाद में क्या हुआ था कि एरिस्टोटल के मोशन से रिलेटेड जो भी कंक्लूजन थे उसके रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके कुछ और नई बातें हमारे सामने गैलीलियो गैलीली ने एक्सप्लेन की थी।
एंड जो बातें गैलीलियो ने हमें एक्सप्लेन की थी उन सबको कंबाइन करके एकदम सिंपल फॉर्मेट में जिससे समझ में आया हमें, और कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके पूरा मैकेनिक्स हमारे सामने एक्सप्लेन किया था बाय सर आइजैक न्यूटन। तो बेसिकली डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एरिस्टोटल्स फॉलोसी। फर्स्ट पॉइंट आता है एरिस्टोटल्स फॉलोसी। अब ये एरिस्टोटल्स फॉलोसी मतलब क्या है, देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट जो हमारे इस टॉपिक की एकदम बेसिक, मतलब क्या बोलेंगे हम, उससे रिलेटेड है पूरा डिस्कशन होने वाला है, वो कंसेप्ट हमें ये एरिस्टोटल्स फॉलोसी से समझ में आती है। जैसे कि आपको मालूम होगा, आगे हम ग्रेविटेशन में भी पढ़ेंगे कि ये जो एरिस्टोटल था इसने ग्रेविटी से रिलेटेड एक बात बोली थी कि अगर हम पर्टिकुलर एक हाइट पे जाएंगे एंड उस हाइट से एक हेवी ऑब्जेक्ट एंड दूसरा लाइट ऑब्जेक्ट, दोनों को अगर छोड़ देंगे तो वहां पे क्या होगा, हेवी ऑब्जेक्ट ग्राउंड को सबसे पहले स्ट्राइक करेगा। मतलब एक हाथी एक कुत्ता ग्राउंड से फेंक दिया, हाथी पहले गिरेगा, कुत्ता धीरे 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 बाद में आएगा, ठीक है, ऐसे बोला था एरिस्टोटल ने। लेकिन जब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुआ, कुछ फॉर्मूले कैलकुलेट होने लगे एंड नेचर का ऑब्जर्वेशन होने लगा, उसके बाद में गैलीलियो एक्सप्लेन करता है कि ऐसा नहीं होता है, इसने जो बोला वो फैक्ट नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, उसको बॉडी के मास से लेना देना ही नहीं है। तो आप किसी भी हेवी बॉडी को अगर किसी भी लाइट बॉडी के साथ अगर ड्रॉप करेंगे तो दोनों को अर्थ के सरफेस को साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करना है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सपोज एक स्टोन है, दगड़ है या फिर बॉल है, और दूसरा एक फिदर है, पीस है, दोनों को हमने छोड़ दिया, फिर वो धीरे 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 नीचे आ रहे हैं, तो उस केस में स्टोन जल्दी आएगा, फिदर को आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे कौन करेक्ट है, एरिस्टोटल करेक्ट है या गैलीलियो करेक्ट है? तो उससे रिलेटेड जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तब हमें समझ में आ गया कि फिदर को टाइम लगता है, बराबर है, लेकिन उसका रीजन एयर रेजिस्टेंस है, ग्रेविटी या फिर उसका मास नहीं है। तो सेम एक्सपेरिमेंट जब हमने वैक्यूम चेंबर में परफॉर्म किया था तब हमने ऑब्जर्व किया था कि दोनों भी बॉडीज ग्राउंड को जो है वो साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करती है। तो ये पहली बात हो गई रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। लेकिन इस टॉपिक में हम जो एरिस्टोटल की फॉलोसी स्टडी करने वाले हैं वो अलग है, और वो इस तरह से थी कि एरिस्टोटल ने बोला था टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन of the body, there is requirement of force। मतलब बॉडी की मोशन स्टार्ट करने के लिए, बॉडी की मोशन को रोकने के लिए फोर्स लगता ही है। उसके साथ एडिशनल में ये क्या बोल रहा है कि बॉडी की अगर यूनिफॉर्म मोशन हमें मेंटेन करनी है तो उस यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि एक टॉय कार है, उसको एक हमने रस्सी रोप बांध ली है और एक छोटा बच्चा है जो उसके साथ खेल रहा है, उसको खींच रहा है, तो वहां पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो जब तक वो टॉय कार को खींच रहा है तब तक टॉय कार चल रही है, जैसे उसने खींचना बंद कर दिया टॉय कार रुक जाएगी। यानी कि एरिस्टोटल ने जो बोला था पार्ट वो वहां पे सही हो रहा है कि जब तक फोर्स अप्लाई हो रहा है तब तक गाड़ी बॉडी मोशन में है, जैसे फोर्स नहीं होगा बॉडी की मोशन स्टॉप हो जाएगी। लेकिन बाद में गैलीलियो आता है और गैलीलियो फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि ऐसे नहीं है। गैलीलियो एक्सप्लेन करता है कि ऐसे नहीं है, बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन रखने के लिए किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये क्या एक्सप्लेन करता है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फोर्स टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। ध्यान से सुनो, गैलीलियो ने क्या बोला था, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फोर्स टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी, फोर्स इज ओनली रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द बॉडी। मतलब एक्सेलरेट करना मतलब देखो स्पीड अप करना या फिर स्पीड कम करना, दोनों भी केसेस को अपन एक्सेलरेशन कंसीडर कर रहे हैं। तो बॉडी की अगर यूनिफॉर्म मोशन है उसको अगर हमें चेंज करना है, उसको अगर हमें डिस्टर्ब करना है, तो उसी पर्पज के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है फोर्स की। ये गैलीलियो एक्सप्लेन कर रहा है। फिर जाके वो एक्सप्लेन करता है कि जो एरिस्टोटल की केस में गाड़ी रुक रही थी उसका रीजन ये है कि वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है, जो एयर रेजिस्टेंस है, उस मोशन को अपोज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वो फोर्स अप्लाई करके उसको रोक रहे हैं। लेकिन अगर हम एयर रेजिस्टेंस को एंड फ्रिक्शन को अगर वहां से हटा देंगे तो वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो इस तरह से एरिस्टोटल पॉलिसी थी जिसको करेक्ट किया गैलीलियो ने। एंड ये करेक्ट करते टाइम हमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, एंड दैट इज इनर्शिया।
नाउ व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया? अब ये इनर्शिया मतलब क्या होता है? यस, व्हाट इज इनर्शिया? कौन बोलेगा इनर्शिया? सर अपोज टू मोशन। अपोज टू द मोशन। किसकी मोशन? कौन अपोज करेगा? क्यों अपोज करेगा? इनर्शिया मतलब क्या है? देखो, बेसिक एक कंडीशन है कि इनर्शिया मतलब है एक टेंडेंसी। जैसे चार्ज होता है, जैसे मास होता है, उसी तरह से इनर्शिया एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी का मतलब, यस, टेंडेंसी का मतलब टेंडेंसी का मतलब ये है लॉ ऑफ बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय नेचर। जैसे नेचर ने जो कुछ भी बनाया है उसको बिहेव कैसे करना है, इससे रिलेटेड नेचर ने कुछ ना कुछ रूल बनाए हैं जिनको अपन टेंडेंसी बोलते हैं। जैसे मास एक टेंडेंसी है, हम ग्रेविटेशन में पढ़ने वाले हैं कि जिस बॉडी के पास मास होता है वो बॉडी सराउंडिंग में क्या करती है? ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है। जिस बॉडी के पास चार्ज होता है, चार्ज भी एक टेंडेंसी है, वो बॉडी अपने सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। उसी तरह से ये जो इनर्शिया है ये भी एक टेंडेंसी है। इसका काम क्या होता है? तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि इनर्शिया इज ए टेंडेंसी टू अपोज। हर एक बॉडी की टेंडेंसी होती है कि उसको अपोज करना है। किसको अपोज करना है? उसको अपोज करना है टू द चेंज इन इट्स स्टेट। चेंज इन इट्स स्टेट, इधर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब नेचर में जो कुछ भी है, जो भी बॉडी है, फिर वो हमारी बॉडी है, टेबल की बॉडी है, लैपटॉप की बॉडी है, कैमरे की बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसकी एक टेंडेंसी है कि उसको मतलब ऐसे जो चेंज होता है वो पसंद नहीं है। तो उसको क्या करना है? हर बार चेंज को अपोज करना है। लेकिन किसके चेंज से रिलेटेड हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं? हमारा डिस्कशन रहेगा ओनली अबाउट मोशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे बॉडी अगर रेस्ट में है एंड उसको अगर हमें मोशन में सेट करना है तो बॉडी क्या करती है? अपोज करती है। या फिर कोई बॉडी अगर मोशन में है एंड उसको अगर हम रेस्ट में लेके आ रहे हैं तो उस केस के लिए भी बॉडी क्या करती है? अपोज करती है। मतलब उसकी जो करंट स्टेट है, दो ही स्टेट हो सकती है, एक तो वो रेस्ट में रह सकती है, नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर सकती है। तो दोनों भी स्टेट में वो बॉडी क्या करती है? अपोज करती है। अगर उनकी स्टेट चेंज करने का हम ट्राई करेंगे तो ये जो टेंडेंसी ये वर्क कर रही है उसी को अपन इनर्शिया बोलते हैं। एंड इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं, टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय मास। जैसे कि हमें बाइक स्टार्ट कर दी, गियर डाला, अपने आप चलती नहीं है, हमें एक्सेलरेट करना पड़ता है। एक्सेलरेट कर रहे हैं मतलब क्या हो रही प्रोसेस? फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, इंजन ज्यादा वर्क कर रहा है, ज्यादा फोर्स इंपार्ट कर रहा है, मतलब वहां पे एक्सेलरेशन इंपार्ट हो रहा है, तब जाके बाइक रेस्ट में से मोशन में सेट हो रही है। लेकिन हाईवे है, एकदम भारी रोड है, ट्रैफिक नहीं है, 120 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है, तो उसके बाद एक्सेलरेट नहीं भी करेंगे तो थोड़ी डिस्टेंस के लिए, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स होते इसलिए कम होगी लेकिन नेग्लिजिबल रहेगी, थोड़ी डिस्टेंस के लिए हमारी बाइक उसी स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। उसके बाद अगर सडनली कोई ऑब्स्टेकल आ गया और हमें बाइक को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ता है? फिर ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं। हमने ब्रेक अप्लाई किया मतलब रिटार्डिंग फोर्स इंपार्ट किया, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट रिटार्डिंग फोर्स फिर बाइक की स्पीड कम हो जाएगी। तो दोनों भी केस में हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट थी। क्यों? टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यानी इतने सारे डिस्कशन के बाद हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स इज रिक्वायर्ड ओनली टू ओवरकम इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इनर्शिया के रिस्पेक्ट में अगर फोर्स को पढ़ेंगे तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक्स अबाउट लॉज ऑफ मोशन। अब पॉइंट के ऊपर आएंगे। तो इतना सारा पार्ट ये गैलीलियो ने एक्सप्लेन करने के बाद न्यूटन आया, सबको देखा, स्टडी किया, और उसके बाद में यही पूरा मैकेनिक्स एकदम सिंपल वर्ड्स में हमारे सामने एक्सप्लेन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ 3 लॉज, जिसको अपन बोलते हैं एज ए लॉज ऑफ मोशन, एंड वही न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है न्यूटन का? वही जो इनर्शिया के डेफिनेशन में हमने लिखा था कि एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल इट इज अप्लाइड विथ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा तब तक बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। फिर स्टेट दो भी हो सकती है, रेस्ट भी, यूनिफॉर्म मोशन भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडरेशन करते टाइम
डिस्कस करते टाइम कंसीडर करने वाले स्टेट ऑफ रेस्ट को, ठीक है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, वही है जो इनर्शिया में था। उसके बाद में सेकंड लॉ है जो थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यूटन एक्सप्लेन करता है कि जो फोर्स हमने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ में न्यूटन एक्सप्लेन करता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। यहां पे P का मतलब क्या होगा, लीनियर मोमेंटम। और ये लीनियर मोमेंटम मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ वेलोसिटी, और इसका SI यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इससे रिलेटेड डायमेंशंस रहेंगे L1 मीटर है मतलब L1 M1 T-1, ठीक है। तो ये बन गए डायमेंशंस फॉर लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करके कांस्टेंट लेके आते हैं k, तो ये बनेगा k इंटू dp बाई dt। बट ये जो k है उसकी वैल्यू हम ऑल सिस्टम में 1 कंसीडर करते हैं, इसलिए फोर्स का फॉर्मूला मिल गया dp अपॉन dt। ये एक्चुअल फॉर्मूला है जो न्यूटन ने बोला था, लेकिन हम ये फॉर्मूला फोर्स के लिए कभी यूज ही नहीं करते, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया फिर उसको भूल जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या है देखो कि p का मतलब मोमेंटम है। यहाँ पे जब फोर्स एक्ट होगा बॉडी के ऊपर तो बॉडी एक्सेलरेट होने वाली है, एक्सेलरेट होने वाली है मतलब उसकी स्पीड चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे जो डीपी वाली टर्म है चेंज इन मोमेंटम, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम में मास सेम रहेगा बस स्पीड बनेगी v2, इनिशियल मोमेंटम में भी मास सेम रहेगा बस स्पीड बनेगी v1। तो डीपी की वैल्यू अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये बनेगी m इन ब्रैकेट v2 माइनस v1, एंड ये dp हमें यहाँ पे मिल गया, उसको अगर पुट कर देंगे तो फोर्स इक्वल्स टू आ रहा है m इन ब्रैकेट v2 माइनस v1 अपॉन t। लेकिन लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, एंड हमें मिलता है फोर्स का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला दैट इज F इज इक्वल्स टू m इंटू a, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। है क्लियर? ओके अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज थर्ड लॉ, न्यूटन के मोशन का थर्ड लॉ, जिसमें हमें मालूम होता है कि नेचर के साथ फोर्स कैसे इंटरेक्ट करेगा, और उस इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए यहाँ पे न्यूटन ने बोला है कि नेचर में जैसे हम नेचर के साथ बिहेव करते हैं नेचर भी हमारे साथ वैसे ही बिहेव करता है, मतलब कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब एक्शन एंड रिएक्शन इनकी कंडीशन है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली हमें फोर्स के फॉर्म में कंसीडर करना है, डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स या फिर एप्लीकेशन वहां पे यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो थर्ड लॉ में न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन इसकी पेयर होती है हर बार, मतलब कि जैसे ये बोर्ड है इसके ऊपर मैं धीरे से फोर्स अप्लाई करूंगा ये भी मुझे धीरे से फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। जोर से आके मारूंगा तो ये भी मुझे जोर से मारेगा, मतलब जितनी एक्शन अपन देने वाले हैं उतनी रिएक्शन यहाँ पे मिलती है, जिसमें दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बस उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। क्लियर? यस सर। तो ये बन गया न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रो ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आते हैं एंड जिस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें डिस्कशन करना है उसको सॉल्व करने की प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी अलग है। तो वो प्रोसेस क्या है उसको हम यहाँ पे समझेंगे, कुछ बेसिक एग्जांपल की प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे टू द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के ऊपर। तो होता क्या है देखो, हमें एक सिस्टम दी जाती है कि जो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, फिर वो सिस्टम में एक तो ब्लॉक की होगी नहीं तो पुली की होगी, वो भी सिंपल ब्लॉक एंड सिंपल पुली रिलेटेड रहेगी, ठीक है। हमें कॉम्प्लिकेटेड जो है क्वेश्चंस रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना है, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उससे रिलेटेड हमें एक्सेलरेशन या फिर वेरियस पॉइंट पे जो फोर्सेस होते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। तो एकदम सिंपल रूल आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी बॉडी अगर हम किसी भी सरफेस के ऊपर रख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m,
तो बॉडी को हमने सरफेस के ऊपर रखा है, स्ट्रिंग से हम कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर पुली के दोनों साइड से स्ट्रिंग है, फिर उसको सस्पेंड किया है, या फिर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है, या फिर इंक्लाइन सरफेस पे ब्लॉक रखा है, कहीं पे भी अगर कोई भी बॉडी हमें दी गई है एंड उसका अगर हमें मास मालूम है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी एफबीडी ड्रॉ करते टाइम, एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते टाइम उसका जो वेट होगा उसको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करना है। एंड वेट का फॉर्मूला ऑलवेज यही रहेगा m इंटू जी, एंड ये हमेशा से कंसीडर करना पड़ेगा विच विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको कोई एक्सक्यूज नहीं है, जब कभी भी किसी भी बॉडी के मोशंस के रिलेटेड फोर्स की बात होगी, पहला हमारा स्टेप या फिर पहली बात अपन जो करेंगे, हमें क्या करना है, बॉडी की जो वेट की डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड शो करनी है। उसके बाद में मतलब अभी केस क्या हो सकती है, ऐसे फ्लोर के ऊपर रख सकते हैं, या फिर सपोज इस तरह की एक पुली है एंड पुली के इस साइड में मैंने एक ब्लॉक को कनेक्ट किया है, यहाँ पे भी मैंने ब्लॉक को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे अगर पुली का मास आपको बोला ये m1 है, इसका मास बोला m2 है, तो यहाँ पे भी जो वेट होगा m1 इंटू जी, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, ये भी वेट होगा, ये भी m2 इंटू जी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। मतलब बॉडी किस डायरेक्शन में अपनी मोशन परफॉर्म कर रही है कुछ लेना देना नहीं है, हमारा काम क्या होगा, हर बार जो mg होगा इट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। या फिर आपको कोई इंक्लाइन सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, तो इस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर भी अगर हमने बॉडी को रखा है, तो फिर से वही बात है, इसका जो वेट है वो हर बार वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट केस, यहां पे अगर देखेंगे, अगर बॉडी किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, अगर बॉडी किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो हमें वेट के बाद में दूसरा पार्ट यहां पे कंसीडर करना है, डिस्कस करना है, जिसको अपन बोलते हैं एज ए नॉर्मल रिएक्शन। यानी यही न्यूटन के थर्ड लॉ का ये एप्लीकेशन है कि जैसे हम वेट इंपार्ट कर रहे हैं फ्लोर के ऊपर, तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्लोर भी क्या करता है, हमें रिएक्शन देता है। एंड ये नॉर्मल रिएक्शन का रूल है कि ये ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो कोई भी सरफेस होगा, फिर वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है या फिर इंक्लाइन सरफेस है, फर्क नहीं पड़ेगा, हर बार नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल यानी 90 डिग्री बना के जो है उस डायरेक्शन में एक्ट होती है। यानी यहाँ पे जो केस होगी, mg को बैलेंस करने के लिए वर्टिकली अपवर्ड जो है मुझे n शो करना पड़ेगा विच विल रिप्रेजेंट द नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, अगर बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो, यानी कि ये पुली की केस अगर देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगी ही नहीं, कोई सरफेस ही नहीं है, जब तक कोई सरफेस नहीं होगा वो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस अगर आपको दिया है, तो ये इंक्लाइन सरफेस के कांटेक्ट में बॉडी है, इसलिए जो नॉर्मल रिएक्शन हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे थे, उस नॉर्मल रिएक्शन को हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि बॉडी की नॉर्मल रिएक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, फिर सरफेस कैसा है लेना देना नहीं है, उसको सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना है, इसलिए ये इंक्लाइन सरफेस का परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड फोर्स आ गया। एंड ये नॉर्मल रिएक्शन का काम इस पर्टिकुलर केस में कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे प्रोवाइड करेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। यानी कि देखो, जो मोशन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें यही 3 पॉसिबल केसेस है जिससे रिलेटेड डिस्कशन हमें दिया गया है बुक में, या फिर जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनसे रिलेटेड होंगे कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर, दोनों ब्लॉक एक सरफेस के ऊपर इस तरह से रखे जाएंगे, फिर वो सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा या फिर इंक्लाइन होगा, या फिर वहां पे इस तरह से पुली के ऊपर स्ट्रिंग होगी एंड स्ट्रिंग को ब्लॉक को कनेक्ट करके देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये वेट mg नीचे एक्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी बॉडी सरफेस को चीर के ऐसे नीचे से नहीं निकल के जा रही, क्यों, क्योंकि वहां पे नॉर्मल रिएक्शन इस वेट को बैलेंस कर रहा है, फिर ये बॉडी आ रही है इक्विलिब्रियम में, दैट्स व्हाई इट इज एट रिस्क। मतलब वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई मोशन परफॉर्म नहीं हो रही है। सेम केस यहाँ पे भी है कि बॉडी ये सरफेस के अंदर नहीं घुस रही है mg के अलोंग। नॉर्मल केस क्या होती है, हमें मालूम है कि फोर्स जो है वो बॉडी को खुद की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है, बॉडी डिस्प्लेस होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मैं अगर उसके मुझे मतलब उसको मेरे टुवर्ड्स अगर खींचूंगा तो वो मेरे पास आएगा, अगर उसको फेंक दूंगा अवे तो वो अवे जाएगा। उसी तरह से ये जो ब्लॉक है ये भी वेट के डायरेक्शन में नीचे जाना चाहिए था लेकिन नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सरफेस उसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करके ये mg को या फिर mg के इफेक्ट को बैलेंस कर रहा है। वही काम अगर इस तरह से हमने ब्लॉक को स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया है तो प्रोवाइड करता है ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक्शन की रिएक्शन देने का काम करता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। एंड ये टेंशन का एक रूल होता है और वो है कि इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, ये हमेशा से बॉडी से अवे एक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब टेंशन की जो डायरेक्शन है वो कहीं पे भी कंसीडर कर रहे हो आप, ब्लॉक को देखना है और ब्लॉक से वो टेंशन अवे जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो ब्लॉक है टेंशन अवे जाएगा मतलब ऊपर जाएगा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन टी अपवर्ड जाएगा। एंड यहाँ पे भी ब्लॉक है, इससे भी टेंशन अपवर्ड जाएगा मतलब ये टी यहाँ पे अपवर्ड होगा। तो इस तरह से ये फोर्सेस, उनका कंसीडरेशन एंड उनकी डायरेक्शन हम जिस डायग्राम में शो करते हैं उनको बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोला जाता है? फ्री बॉडी डायग्राम। एंड इनको ही कंसीडर करके फिर हमें डिफरेंट बॉडीज इन मोशन है तो उस रिलेटेड जो भी अननोन है, मेनी टाइम्स हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होता है तो उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। एंड हर बार कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा, F इक्वल्स टू ma। बस उसमें एडिशन ये होगी कि यहाँ पे एक की जगह पे नंबर ऑफ फोर्सेस रहेंगे तो हमें वहां पे समेशन ऑफ F इक्वल्स टू ma मेंटेन करना है, वेयर m इज द मास, a is the acceleration and summation of F मतलब net force acting on the body। ठीक है, चलो जो बोर्ड पे डेटा है उसको लिख लो, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया? हाँ सर। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन आपको वर्कशीट में दूंगा और कुछ क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे। ठीक है, आपको बोला गया है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर ऐसे दो ब्लॉक्स है एंड दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, और इस ब्लॉक को खींचने के लिए मैं यहाँ पे 200 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। और उसमें आपको बोला है कि यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लॉक है इसका मास है 7 kg और इसका मास है 3 kg। तो उस केस में इन दोनों ब्लॉक के बिटवीन जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना रहेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो वन बाय वन स्टार्ट के कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं, बाद में अगर पॉसिबल हुआ तो आप डायरेक्टली भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो देखो बोर्ड पे क्या होगा। सबसे पहले हमें जो अभी एक्सप्लेन किया गया था उसको अपन यहाँ पे अगर अप्लाई कर देंगे तो ये 3 kg वाला जो ब्लॉक है, सबसे पहले उसका जो वेट होगा इट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो रहेगा 30 न्यूटन। अब 30 न्यूटन क्यों? क्योंकि 3 मास है एंड जी 10 है, 10 इंटू 3 30 हो गया। सेम वे यहाँ पे 7 kg मास है तो इसका जो वेट होगा 70 न्यूटन, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। इसको हमने सरफेस के ऊपर रखा है तो सरफेस इसको प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे N1 होगा, यहाँ पे N2 होगा। लेकिन अगर डायग्राम में देखेंगे तो हम नॉर्मली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ब्लॉक्स है उनकी मोशन ना तो डाउनवर्ड होने वाली है ना तो अपवर्ड होने वाली है। मतलब कंडीशन क्या है, देखो कि दोनों ब्लॉक्स जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कौन से फोर्सेस हैं? यहाँ पे अपवर्ड है इसलिए मैं N1 को पॉजिटिव लेता हूं, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है इसलिए -30 बनेगा। इसको मैं समेशन ऑफ F बोलता हूं। दो ही फोर्स एक्ट हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अलोंग, क्योंकि हमें मालूम है हर बार हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो पार्ट को सेपरेट एक्सिस एंड सेपरेट डायरेक्शन में ट्रीट करते हैं। अब ये आ गया N1 - 30 इज इक्वल्स टू, अभी फॉर्मूला लिखा था कि क्या होता है, ma होता है, वेयर a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। लेकिन यहाँ पे सिस्टम वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन में है ही नहीं, मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर 0 है तो यहाँ पे अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि N1 = 30 है। उसी तरह से इस ब्लॉक के लिए अगर निकालना है तो यहाँ पे N2 = ये बन जाएगा 70।
यानी कि नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट एग्जैक्टली इक्वल है, इसलिए बॉडी वर्टिकली अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूव नहीं हो रही है। तो नाउ ऑनवर्ड आप क्या करेंगे कि अगर बॉडी की मोशन वर्टिकली अपवर्ड भी नहीं है, वर्टिकल डाउनवर्ड भी नहीं है, तो ये वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन को कंसीडर ही नहीं करेंगे अगर वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। तो अगर सरफेस इंक्लाइन आ गया तो कंसीडर करना पड़ता है। कैसे, हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे बची बात हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। तो एक एक ब्लॉक की अगर एफबीडी निकालेंगे, जैसे कि मैं 7 kg वाला ब्लॉक लेता हूं, तो इसको आगे खींच रहा है एक फोर्स जिसको अपन 200 न्यूटन बोल रहे हैं, लेकिन पीछे वाला ब्लॉक जो है उसको भी खींचना है। तो यहाँ पे खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रिंग, यानी ये स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा वो इस ब्लॉक की मोशन के ऊपर इंपैक्ट करेगा। यानी कि देखो 200 न्यूटन से खींच रहे, पीछे ब्लॉक है, खींचने के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन अगर स्ट्रिंग को कट कर दिया तो वही फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी एकदम से आगे चली जाएगी। मतलब यहाँ पे टेंशन जो डेवलप होता है ये कुछ ना कुछ इंपैक्ट कर रहा है, तो हमें टेंशन भी कंसीडर करना पड़ेगा। और टेंशन की डायरेक्शन मैंने बोली है, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ब्लॉक, इसलिए फर्स्ट ब्लॉक के लिए टेंशन यहाँ पे जाएगा, वहीं पे सेकंड ब्लॉक के लिए टेंशन इधर जाएगा। अब ये दोनों फोर्सेस छोड़ के बॉडी के ऊपर कोई तीसरा फोर्स इंपैक्ट करने वाला यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं कि बॉडी अगर ये फोर्स के डायरेक्शन में मूव हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो जब भी हम फोर्स का इक्वेशन बनाएंगे तो ध्यान रखना है आपको कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है उसको पॉजिटिव लेना है। दैट्स व्हाई यहाँ पे 200 पॉजिटिव आएंगे, टी निगेटिव आएगा, इज इक्वल्स टू आएगा ma। यम मतलब यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक लेंगे, ये बनेगा m1 इंटू ए। वही बात अगर सेकंड ब्लॉक के लिए अप्लाई करेंगे तो सेकंड ब्लॉक में क्या हो रहा है, आगे खींचने के लिए फोर्स नहीं है, टेंशन की वजह से वो आगे जाएगा, पीछे तो कोई है ही नहीं, सिस्टम यहाँ पे जा रही है, उसका एक्सेलरेशन सेम ही है, दोनों केस में एक ही स्ट्रिंग है, मतलब टेंशन सेम रहेगा। तो इक्वेशन बन गया T इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए। अब अगर मैं T इक्वल्स टू m2 इंटू ए इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो इक्वेशन बन गया 200 माइनस m2 इंटू ए इक्वल्स टू m1 इंटू ए, यानी कि 200 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। अब m1 प्लस m2 यानी हो गए 7 प्लस 3 10, तो 20/10 यानी हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन मिल गया 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो टेंशन मिल गया m2 कितना है 3 इंटू 20, यानी ये बन गया 60 न्यूटन। है क्लियर? तो यहाँ पे इस प्रोसेस से हम टेंशन भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन हर बार इतना टाइम होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए एकदम सिंपल मेथड यूज करते हैं, और जो है नेट फोर्स अपॉन नेट मास। इसके बाद में जब भी हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पे, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। यानी कि अब इस सिस्टम को अगर देखेंगे तो सिस्टम को खींचने वाला एक ही फोर्स है एंड एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेट फोर्स बन गया 200 अपॉन नेट मास लेना है 7 प्लस 3, ये बन गया 10, यानी एक्सेलरेशन आ गया 20। इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इन दोनों के एफबीडी बना के एक या फिर दूसरा एक इक्वेशन आएगा उसमें एक्सेलरेशन पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह का पार्ट हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर अगर ब्लॉक रखे हैं तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसी तरह से यहां पे अगर आपको सिस्टम दी है जिसमें एक पुली है एंड पुली के दोनों साइड में आपको बोला है कि ऐसे ब्लॉक कनेक्टेड है, तो अब यहाँ पे बोला है कि इसका मास है 20 kg और यहाँ पे बोला है कि इसका मास है 5 kg, तो कैलकुलेट करो ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। अब यहाँ पे बेसिक बात ये आती है कि अगर ब्लॉक को हम सरफेस के ऊपर नहीं रख रहे तो ब्लॉक का कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन वेट हर बार होता है, इसलिए मैं पहले यहाँ पे कंसिडर करूंगा कि 20 kg की वजह से नीचे एक्ट होगा यहाँ पे 200 न्यूटन एंड 5 kg की वजह से यहाँ पे नीचे एक्ट होगा 50 न्यूटन। अब डायग्राम में अगर दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड ही एक्ट हो रहे हैं तो हमें लगता है कि दोनों ब्लॉक डाउनवर्ड ही जाएंगे। ऐसे अगर हो गया तो ये पुली को जिससे मतलब सपोर्ट से हमने बांधा था वो टूट जाएगा, वैसे होता नहीं है, क्योंकि पुली का काम होता है यहाँ पे जो फोर्सेस है उनकी डायरेक्शन को रिवर्ट करना।
और उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों में से जो ज्यादा फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन में पुली मूव करती है, यानी कि ये वाली पुली ऊपर जाएगी विथ एक्सेलरेशन ए, ये वाली पुली नीचे आएगी विथ एक्सेलरेशन ए। एंड ये एक्सेलरेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अभी जो फॉर्मूला मैंने बोला था नेट फोर्स, अब डायरेक्शन कंसीडरेशन क्या है, देखो ये 200 न्यूटन मोशन की डायरेक्शन में है इसलिए मैं पॉजिटिव लूंगा, लेकिन ये जो 50 न्यूटन है ये मोशन को अपोज कर रहा है, दैट्स वाई मुझे ये माइनस लेना पड़ेगा। तो ये बनेगा 200 माइनस 15 एंड दोनों का नेट मास आ रहा है 20, तो एक्सेलरेशन आ गया 150 अपॉन 20 यानी 15/2, मतलब कितना 7.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हो गया सिस्टम का एक्सेलरेशन इन द गिवन केस। अब सिस्टम का एक्सेलरेशन मिल गया, फिर मैं एफबीडी ड्रॉ करूंगा। 25 है। यस, टोटल मास 25 है। ओके ये 20 20 प्लस 5 25 है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या लेना पड़ेगा, हमें 25 लेना पड़ेगा, फिर कितना आएगा 6 आएगा। ओके वेरी गुड, ठीक है, आपका ध्यान है कि नहीं चेक कर रहा था मैं, इसलिए मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर फर्स्ट ब्लॉक है उसको अगर सेम रूल अप्लाई करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखो नीचे एक्ट हो रहा है 50 न्यूटन, ऊपर कौन एक्ट हो रहा है मालूम नहीं, उसको अपन टेंशन बोल रहे हैं, और सिस्टम जा रही है ऊपर ऊपर अपवर्ड, तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो है टेंशन है उसको पॉजिटिव लेंगे तो ये टी बनेगा, 50 अपोजिट डायरेक्शन में तो ये बनेगा -50 इज इक्वल्स टू होता है एम ए तो हमने कैलकुलेट किया है, यम कितना है इसका 5 इंटू ए मतलब 5 इंटू 6 मतलब बन गया 30, तो टी -50 इक्वल टू 30 यानी टेंशन आ गया 80 न्यूटन, खत्म। इस तरह से हम स्प्रिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो है क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब अगर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है जिसमें हमें इस तरह से इंक्लाइन सरफेस दिया जाता है और इसका इंक्लिनेशन है थीटा, और हमें बोला गया है कि सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसको अपन कनेक्ट कर रहे हैं एक पुली के साथ, और ये पुली कनेक्टेड है टू द अनदर ब्लॉक। अब यहाँ पे आपको बोला है कि इसका मास है 10 kg एंड यहाँ पे जो है इसका मास आपको दिया है 40 kg। इस तरह की सिस्टम दी है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, देखो अगर यहाँ पे सरफेस है तो हमें नॉर्मल रिएक्शन लानी पड़ेगी, अगर स्प्रिंग है तो टेंशन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा और ये बनेगा 100 न्यूटन। उसके बाद में यहाँ पे ये जो 40 kg है इसका भी वेट यानी mg ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, देखो इसकी नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है मतलब इंक्लाइन है, इसलिए मुझे यहाँ पे हर बार ये mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट जाएगा जो नॉर्मल रिएक्शन को अपोज करेगा, दूसरा कंपोनेंट जो है वो मोशन के ऊपर इंपैक्ट करेगा। अब वही रूल, अगर ये एंगल थीटा है तो फ्रॉम ज्योमेट्री ये भी एंगल थीटा होता है, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट आता है mg cos ऑफ थीटा, एंड जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा mg sin ऑफ थीटा, अगर ये थीटा आपको 30 डिग्री दिया है क्वेश्चन में। तो अब देखो क्या हो गया कि फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गई, इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि यहाँ पे mg sin थीटा है, मतलब ये 40 इंटू 10 400 इंटू 1/2 मतलब ये 200 न्यूटन है, इस साइड में ये 100 न्यूटन है, तो दोनों में से कौन ज्यादा है, 200 ज्यादा है, तो वो 200 न्यूटन क्या करेगा सिस्टम को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन यहाँ पे इस डायरेक्शन में एंड यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा। हमारा पहला काम होगा एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही नेट फोर्स अपॉन नेट मास। अब नेट फोर्स कितना है, देखो ये सिर्फ 200 न्यूटन रिस्पॉन्सिबल है खींचने के लिए, तो ये बनेगा देवी का 120 क्या है टेंशन। हाँ वेरी गुड, फाइनल आंसर, मुझे लगा ये वेट बोल रहे, तो ये बनेगा 200 माइनस ये 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय नेट मास, नेट मास कितना है 40 प्लस 10, मास में साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लेने, जो है पूरा कंसीडर करना है, तो ये आ गया 50, तो एक्सेलरेशन कितना आता है 100/50 मतलब 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये हो गया।
उसके बाद में ये नॉर्मल mg cos थीटा को बैलेंस करेंगे, दोनों हमारे कुछ काम के नहीं है, ठीक है। अब कोई भी एक तो यहाँ पे ले लो, नहीं तो यहाँ पे ले लो। अगर बॉडी की एफबीडी लेंगे, नीचे जा रहा है 100, ऊपर आ रहा है t, सिस्टम का एक्सेलरेशन भी ऊपर, यहाँ पे अगर अप्लाई कर देंगे रूल तो t एंड a सेम डायरेक्शन में थे, तो ये बनेगा t माइनस 100 इज इक्वल्स टू ma। हमें t चाहिए तो t इक्वल्स टू बनेगा 100 प्लस ma। a है 2, m कितना है 10, मतलब ये बनेगा 20, सो इट विल बी 120 न्यूटन। इस एक्सेलरेशन से, सॉरी इस टेंशन से ये स्प्रिंग क्या करेगी, यहाँ पे जो मोशन है उसको रेगुलेट करेगी। है क्लियर? यस सर। तो इस तरह से हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करके वेरियस फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिमिटेशन है हमारे पास टाइम की, इसलिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट कंसेप्चुअल था वो यहाँ पे हो गया। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं वर्कशीट दूंगा विद सॉल्यूशन, तो वहां पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फोर्स के अबाउट नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब नेचर में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस है, मतलब हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या है, कैसे है, इन डिटेल हम ग्रेविटेशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में होता क्या है, देखो कि बेसिकली जिस बॉडी के पास मास होता है वो बॉडी दूसरे मास वाले बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है, उनके इंटरेक्शन का जो फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। मतलब मास है तो उससे रिलेटेड ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन। इसका फॉर्मूला होता है G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, where m1 m2 are the masses of two bodies and r is the separation between them, and G का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है यस 6.6 into 10 to the power minus 11. 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एंड ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे पहले मीडियम इंडिपेंडेंट है, मीडियम से कुछ लेना देना नहीं है। देन वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसका इंफिनिटी तक इंपैक्ट होता है। एंड तीसरी बात, ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है, इससे वीक फोर्स हमें मालूम ही नहीं है, सबसे वीक फोर्स है नेचर में। उसके बाद दूसरा फोर्स आता है कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब चार्ज जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, फिर वो रेस्ट में है तभी भी इंटरैक्ट करते हैं, अगर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के बाद भी इंटरैक्ट करते हैं। तो ये चार्जेस की बिटवीन का जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये हर एक केस में इसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है, इसलिए कोई स्पेसिफाइड फॉर्मूला यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है एंड इसकी रेंज कंपेरेबल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है। इसके बाद में थर्ड फोर्स आता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, इससे स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। और इसका काम क्या होता है, जो एटम होता है, एटम के इनसाइड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के लाइक चार्ज है, लेकिन फिर भी उनको न्यूक्लियस में रहना है, तो उनको पकड़ के रखने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्गेस्ट तो है लेकिन इसकी रेंज बहुत कम है, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। 10 to the power minus 14, 10 to the power minus 15 मीटर के बाद इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। एंड उसके बाद में और एक फोर्स आता है, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो नॉर्मली नहीं आता है, जब रेडियो एक्टिविटी की मतलब न्यूक्लियाई डीके होता है, तब उस डीके की प्रोसेस में जब बीटा का इमिशन होता है, हम मॉडर्न फिजिक्स में ये पार्ट पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी में, कि वहां पे न्यूक्लियस जब अल्फा बीटा गामा इस तरह के रेडिएशन इमिट करता है, तो उसमें जब बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है तब उस इमिशन में इन्वॉल्व ये फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन ये ग्रेविटेशनल से वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से थोड़ा सा कम है, इसलिए वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। तो ये होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। है क्लियर?
अब इससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट लॉ, इंपॉर्टेंस ऑफ सेकंड लॉ, इंपॉर्टेंस ऑफ थर्ड लॉ, देन इनर्शियल, इन इनर्शियल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, सूडो, रियल, ऐसे वेरियस जो थ्योरेटिकल पार्ट आपको दिया है टेक्स्ट बुक में, आपको उससे एक बार मतलब जाना पड़ेगा, उसको एक बार आप रीड कर लो। वो कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ज्यादा काम का नहीं है, जितना काम का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम फोर्स एंड रिलेटेड पार्ट का डिस्कशन हमने खत्म किया है। इस रिलेटेड में वर्कशीट दूंगा, नेक्स्ट मतलब टेस्ट भी असाइन होगी, एंड जो वर्क एंड एनर्जी का रिलेटेड का डिस्कशन होगा, जिसमें हम लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन को भी पढ़ेंगे, वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है।